अगर कोई मुझसे पूछे हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी किसको यूज करना चाहिए, माय आंसर इज गोइंग टू बी सबको। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज बहुत पॉजिटिवली पीसफुली बात करूंगा या बात करूंगी, बट थोड़े टाइम के बाद वो इंसान आके बोलता है मैंने तो सोच लिया था पॉजिटिव, बट पता नहीं आई जस्ट लॉस्ट इट। Is it even possible for you to heal 100% from a very traumatic experience? फॉरगेटिंग द पास्ट का एक ही तरीका है और वो है मेमोरी लॉस। मैं एक इंसान सही हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी करूं लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ सक्सेस आ नहीं रहा है, मैं फेल हो रहा हूं बार बार। अब प्रॉब्लम तब आता है जब कोई आके बोलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हर चीज में मुझे ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस हो रही है, अब मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज वेयर आई टेल देम अब शायद डीपर जाने की जरूरत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बोला जाता है एक इमोशन को लाने के लिए कि आप इस माइंडसेट से आगे जाओगे तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो जाएगा और पॉसिबल हो जाएगा। कौन से कॉम्प्रोमाइजेस करना सही है अपने गोल के लिए और कौन से कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए? आप बहुत लोगों को मिलोगे जो बोलेंगे कि मुझे अगला 25 साल भी दिख रहा है मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे लाइफ में क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग आज सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं वो कल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। दिस ईयर 2025 इज नाउ एंडिंग, 2026 आ रहा है, तो ये लास्ट के जो दिन बचे हैं गिने चुने, लोग क्या करें कि उनका जो अगला साल है उसका एक्सपीरियंस बीते हुए सभी सालों से बेटर हो। Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का aim है कि आपको द जर्नी विद इन करने में, खुद को बेहतर समझने में मदद कर सके, ताकि आज आप जो हैं, जैसे हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, जो लाइफ के बारे में परसेप्शन बनाते हैं, जैसे गोल्स बनाते हैं, वैसा क्यों बनाते हैं, आप डीप लेवल पर आज क्या हैं वो समझ पाएं, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन कर पाएं। जब आपको ये पता होगा आज आप कहाँ हैं, तो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक का रास्ता तय करने में एक मदद मिलेगी। अगर यही नहीं पता होगा मेरा प्रेजेंट स्टेट क्या है, मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, तो आगे का रास्ता तय हो पाना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स व्हाट वी सॉल्व फॉर यू थ्रू दिस पॉडकास्ट। आज हमने बात की है हीलिंग के बारे में बहुत ही डेप्थ में। हीलिंग होती क्या है, किस किस को हीलिंग की ज़रूरत है, कैसे पता कि मेरी हीलिंग हो रही है, कैसे पता है कि मैंने जेन्युइनली लेट गो कर दिया है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो बोलते हैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसे पता चलेगा कि मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हील हो गया हूँ या फिर मैं इमोशनली नम हो गया हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। नमनेस का मतलब है कि आपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना, जीना ही बंद कर दिया है। तो डेफिनेटली आप डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं, आप इरिटेबल होने वाले हैं, आप जॉयस नहीं होने वाले हो, आप ब्लिस के स्टेट में नहीं होने वाले हो। ये सारे कॉन्वर्जेशंस को, लाइफ के डायनेमिक्स को, इक्वेशन को हमने डीपली डिकोड किया है। हमने आज हिप्नोथेरेपी को एक्सप्लोर किया है कि हिप्नोथेरेपी होती क्या है, जो हमने मूवीज़ में देखा है एक बहुत ही फ़नी तरीका ऑफ हिप्नोथेरेपी। व्हाट इज़ इट एक्चुअली, उसके बियॉन्ड क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के कौन कौन से स्टेट्स हैं, होता क्या है, इसको समझना भी क्यों ज़रूरी है। अगर मैं नहीं भी समझती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में, तो लाइफ तो चल ही रही है, then why should I delve with these topics? So these are some very important conversations that I've had on this podcast with my guest today. And lastly, we have also discussed that what you should do in year 2025 to make your 2026 the best. तो बहुत सारे टेकअवेज हैं आपके लिए, ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कॉन्वर्जेशंस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस तरह के मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन से फ़ायदा उठा सके, अपनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सके। जिस तरह के गेस्ट मैं इस पॉडकास्ट पर लेकर आती हूँ वो अमूमन तौर पर लाखों फ़ी में अपने एक एक सेशन के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर वो स्पेशली आते हैं ताकि हम कुछ इम्पैक्टफुल, मीनिंगफुल क्रिएट कर सके। डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट टू यू टुडे। आज हमारे साथ हैं
हरीश साई रमन, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, ये एक लाइफ एंड स्पिरिचुअल कोच हैं और साथ ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको अपने डीपर सबकॉन्शियस माइंड में लेकर गए हैं और वहाँ से अपने फुल पोटेंशियल में कैसे टैप करना है, हील कैसे करना है, उसका पूरा रोड मैप बनाते हैं। सो डू वॉच दिस कॉन्वर्सेशन टिल द एंड एंड नाउ लेट्स मीट आवर गेस्ट। लेट्स मीट Harish Sai Raman on the Journey Within podcast. Let's meet Harish Sai Raman on the Journey Within podcast. थैंक यू वेरी मच एंड एब्सोल्यूट ग्रैटिट्यूड ये इनविटेशन और ये मौका देने के लिए। You know, मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल हैं एंड देयर इज अ लॉट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द व्यूअर्स थ्रू दिस एपिसोड। लेकिन सबसे पहले आप ओशो जैसे क्यों दिखते हो? आई एम श्योर सबसे हैज बीन आस्क्ड टू यू मल्टीपल टाइम्स। बहुत बार स्पेशली एयरपोर्ट पे एंड सीआईएफ वालों ने ये कमेंट किया है कि सर आप ओशो जैसे दिख रहे हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो हेडगियर है मेरा, ये रीसेंट एडिशन है और इसके वजह से थोड़ा लुक उस डायरेक्शन में जा रहा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग द ओनली आंसर मेरे लुक के पीछे इज आई लाइक दिस लुक, और कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन नहीं है, कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने डिफरेंट लुक्स एक्सपेरिमेंट किए और अब मुझे फाइनली एक लुक अच्छा लग रहा है। कोइंसिडेंटली काम से थोड़ा सिंक्रोनिसिटी है इन वन वे और द अदर। आप स्पिरिचुअल कोच हो, लाइफ कोच हो, एंड ऑफ कोर्स ओशो इज द मैन हु in a way brought in the angle of spirituality to the masses, right? जिससे हम कनेक्ट कर पाए वो वाली स्पिरिचुअलिटी। ऑफ कोर्स एक कुछ शास्त्रों वाली, वेदास वाली, वो वाली स्पिरिचुअलिटी की लैंड इंडिया हमेशा से रहा है। लेकिन एक वो स्पिरिचुअलिटी का टाइप जिससे एक यूथ कनेक्ट कर सकता है, जिससे एक ऑफिस गोअर कनेक्ट कर सकता है, जिससे एक स्टूडेंट कनेक्ट कर सकता है, दैट इज समथिंग दैट ओशो काइंड ऑफ ब्रॉट इन। यू नो, एक लॉजिकल एंड क्रिटिकल माइंड वाला यूथ जो अपनी लाइफ में कुछ इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ डॉक्टरी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, वो कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा, दैट इज समथिंग आई थिंक ओशो हैज ब्रॉट इन फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ बियॉन्ड लुक्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू डू इज हिप्नोथेरेपी। हाँ जी। व्हाट डज अ हिप्नोथेरेपिस्ट डू? सो प्राइमरीली जो मासस को लगता है हिप्नोथेरेपी क्या है, जैसे बहुत लोगों को आज हिप्नोथेरेपी बोलेंगे तो एक पेंडुलम आपके सामने घुमा रहे, ये एक सोच आ जाता है। और बहुत सारे मूवीज में भी बताया गया है कि हिप्नोसिस से मैं आपको कंट्रोल कर लूंगा। ऑल ऑफ दीज आर मिथ इन वन वे और द अदर। प्राइमरीली ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। मैं एक सिंपल सा चीज अगर बोलूं, हिप्नोथेरेपी इज नथिंग बट एक्सेसिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, और हर कोई ये चीज का उपयोग करना चाहिए। द रीजन इज सबकॉन्शियस आपका पावर हाउस है, वहां पे आपके बिलीफ स्टोर्ड है, वहां पे डीपेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इनफैक्ट हम दिन में बहुत बार हिप्नोसिस स्टेट से गुजरते भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो और इतना आप उसमें एनग्रॉस्ड हो जाते हो कि आपको वक्त का पता भी नहीं चलता है, दैट इज हिप्नोसिस इन वन वे और द अदर। आप कोई मसाज ले रहे हो और आपको इतना रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है कि आप शायद थोड़े से झपकियां भी ले लेते हो, ये भी हिप्नोसिस है इन वन वे और द अदर। हिप्नोथेरेपी जो हम करते हैं वो यही स्टेट को लेके आके डीपर लेवल ऑफ हीलिंग और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर कोई मुझसे पूछे हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी किसको यूज करना चाहिए, माय आंसर इज गोइंग टू बी सबको। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम नहीं है एक हायर स्टेट में जाने के लिए आपको हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी यूज कर सकते हो आप। बट हिप्नोथेरेपी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा अगर मैं एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में हूँ, अगर मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पा रही हूँ? पहले तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना क्या होता है? आर दीज वेग आइडियाज कि हमने कुछ अपने दिमाग के ख्यालों को शब्दों में कंसोलिडेट कर दिया है कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसका एक्सेस पाथ ऐसे है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं, और हमने इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है चीजों को। एक्चुअल व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस दैट वी आर टॉकिंग? सो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, हर प्रॉब्लम का एक ओरिजिन, रूट, जड़ है। देयर इज नो कोइंसिडेंस स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। तो जो लोग जब बोलते हैं मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ये, उसका जवाब जो है वो सबकॉन्शियस में हमेशा रहता है। मैं सब कुछ सही कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चीजें गड़बड़ हो रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। वो पता जब करना हो तो आपको सबकॉन्शियस का एक्सेस चाहिए, आपको डीपर लेवल पे जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आज मैं किसी चीज से डर रहा हूं, लेट्स से अगर बचपन में मैं स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच गया, राइट, सो अब मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन आज अगर मैं स्विमिंग पूल देखता हूं एक अजीब तरीके से घबराहट होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अगर घबराहट हो रही है दैट्स बिकॉज वो डीपर एस्पेक्ट अभी भी अनहील्ड है। सो जब हम हिप्नोसिस यूज करते हैं या थेरेप्यूटिक मोडालिटीज या टेक्निक्स यूज करते हैं, हम उस मेमोरी के पास जाके उसको हील करते हैं। कितनी बार हुआ रहेगा कि आप अपने कोई स्कूल फ्रेंड को मिलते हो और बातों बातों में आप 25 साल पुरानी यादों को एक सेकंड में आपको याद आ जाता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ताजा है। अगर आप सोचेंगे इमोशनली इंटेंसिव मेमोरी जो एकदम ही बढ़िया था या एकदम ही खराब था, वो आपको हमेशा याद रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक परफ्यूम स्मेल करो और आप 15 साल पीछे जाएंगे और बोलेंगे यार ये शायद मैंने ये मेरा एक दोस्त यूज करता था, विच मीन्स बचपन से लेके अब तक सारे मेमोरी स्टोर्ड हैं, डिलीट नहीं होते हैं। इसमें बहुत सी सच्चाई है, क्योंकि कभी अब कुछ ऐसे खाने की खुशबू आए तो एकदम से याद आता है कि अरे यार, जैसे मुझे बचपन में याद है हम लोग नासिक में रहते थे एंड देयर वाज दिस पर्टिकुलर फिश फ्राई का दुकान, पॉम्फ्रेट का दुकान, जहाँ पापा लेके जाते थे और हम लोग वो पॉम्फ्रेट खाते थे वहां से। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, नॉट रिसेंटली, कुछ टाइम पहले मैं नासिक गई एंड मैं एक जगह से गुजर रही थी, मुझे वो एकदम हिट हुआ कि जैसे मैं सेम जगह पे आ गई हूँ और मुझे मेरे मुंह में वो एक्चुअल टेस्ट आने लग गया। तो ये चीजें ना जब आपके साथ होती है और आप जब एक्चुअली एंगेज करते हो उतना उस सिचुएशन के साथ, तो आपको समझ में आता है कि वो जेन्युइनली इट इज पॉसिबल। बट ये पॉसिबल होने से क्या होगा? मानो कि मैंने रिलेट भी कर लिया कि उस टाइम पे ऐसा था वैसा था, हाउ विल द हीलिंग हैपन? एंड टेल मी अगेन, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? ओके, सो स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं प्रिडोमिनेंटली। अब दो चीज है, माइंड है और एक ब्रेन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, डू यू थिंक ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। हाँ, सो बहुत लोग, कुछ लोग बोलेंगे सेम है, कुछ लोग बोलेंगे डिफरेंट है। अगर आप बायोलॉजी का रूट यूज करते हो या एनाटॉमी का रूट यूज करते हो तो ब्रेन की बात हमेशा होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि आपको माइंड ट्यूमर है, वो आपको बोलेगा ब्रेन में प्रॉब्लम है। सो अगर हम फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो ब्रेन का मॉडल है, तो हम प्रिडोमिनेंटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, राइट। सो सारे आदतें जो हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आते हैं। लेकिन अगर मैं माइंड का डायमेंशन यूज करूं, जहां पे हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं, साइकोलॉजिकल बातें करते हैं, तो फिर माइंड का मॉडल आता है। अब माइंड में दो स्टेट्स ऑफ माइंड प्रिडोमिनेंटली है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जैसा हम कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस जहां पे हमारे बिलीफ स्टोर्ड हैं और सारा ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे पूछूं, आपका क्या जवाब होगा? मुझे, क्योंकि मैं तो इस फील्ड की स्टूडेंट रही हूँ, टीचर रही हूँ, तो मेरे जवाब थोड़े से ज्यादा इवॉल्व होने वाले जिससे जितना लोग समझते हैं। बट हाँ, व्हाट यू आर सेइंग, इसकी सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपके सारी मेमोरीज, बिलीफ सिस्टम्स, आपके इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, सब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। तो आज की डेट में हम जो बिहेव कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑटो पायलट मोड है, वो आया कहाँ से? वो बेसिकली आया वहीं से जहाँ से स्टोर्ड है, वहीं से उसने एक्सेस किया कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे डर लगती है, ये चीज़ मुझे गंदी लगती है, ये फीलिंग मुझे पसंद नहीं है, या ये फीलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो ऑल ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। तो व्हाट वी थिंक इज माई ऑटो पायलट, maybe because of repetition, maybe because वो चीजें मेरे साथ बार बार हुई या मैंने इतनी बार रिपीट किया, but somewhere it is coming from a fragment of your subconscious mind. Absolutely, absolutely. तो इसीलिए बहुत सारे बुक्स ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस के बारे में लिखा है। बट आप कुछ योगी लोगों से बात करेंगे, वो आपको ये भी बोलेंगे कि कॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है, कॉन्शियसनेस ज्यादा पावरफुल है। तो मैं हमेशा बोलता हूं योर कॉन्शियस माइंड कैन बी मोर पावरफुल प्रोवाइडेड यू आर कॉन्शियस। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऑटो पायलट स्टेट में रहते हैं और इसीलिए सबकॉन्शियस वे पावरफुल हो जाता है। हमें किस चीज को मास्टर करना है? दोनों को मास्टर करना है। कॉन्शियसली चेंज लाना है और आपके ऑटो पायलट को कंटिन्यूसली प्रोग्राम करना है ताकि वो जो डिलीवर करे वो पावरफुल हो जाए। बट एक चीज जानना जरूरी है, हम क्यों हिप्नोसिस करते हैं, क्यों पास्ट की तरफ जाते हैं? बिकॉज जब एक बच्चा छोटा होता है उसके माइंड में कॉन्शियस माइंड ज्यादा डेवलप नहीं होता है। जो होता है वो नेचुरली उसको रिसीव करता है। जैसे आज अगर मैं कोई रिलेशनशिप थेरेपीज करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों को कि हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन योर मदर एंड फादर व्हेन यू वर अ चाइल्ड। ये क्वेश्चन क्यों जरूरी हो जाता है? बिकॉज उस उम्र में आपने जो देखा अपने माँ बाप को
उनके रिलेशनशिप में ये बन गया आपका बिलीफ रिगार्डिंग रिलेशनशिप। अब वो डॉर्मेंट रहता है, लेकिन जब आपका रिलेशनशिप शुरू होता है आपके ये सारा बिलीफ्स एक्टिव हो जाता है और उसको हील करना, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है इन अ थेरेप्यूटिक सेटअप। तो बेसिकली आप एक टेम्पलेट उठा लेते हो, वो कहीं आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है, लेट्स से फॉर द सिंप्लीफिकेशन कि आपके माइंड में कहीं स्टोर हो गया है। Absolutely. क्योंकि वो माइंड का हिस्सा आप अभी एक्सेस नहीं कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अभी एक रिलेशनशिप में नहीं हो, आप शादी में नहीं हो, प्यार में नहीं हो, तो वो हिस्सा अभी डॉर्मेंट है और इसलिए हम उसे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट कह रहे हैं। यहाँ तक आई होप वी आर एबल टू टेक द व्यूअर्स अलोंग विद अस टिल दिस पॉइंट। सो एक डिस्टिंक्शन हमें जो अब तक इस कॉन्वर्सेशन में वो मिला है वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है ना। टेल मी, यू सेड कॉन्शियस माइंड को मास्टर करना है, सबकॉन्शियस को भी मास्टर करना है। कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से बिहेवियर्स, कौन कौन सी चीजें कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है और क्या क्या सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन अगर करना है तो क्या है भी या नहीं? सो सबसे पहली बात, सबकॉन्शियस जैसा कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को हैंडल करना एक डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। सो से दैट अगेन, कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को हैंडल करना, जैसे मैं क्यों हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाता हूं, बिकॉज मैं कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। इसके लिए डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन, अंदर क्या हो रहा है, अवेयरनेस एक अलग लेवल पे जाना चाहिए। इसीलिए कई बार हम हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं ताकि हमारा कॉन्शियस माइंड हम सरेंडर करके हिप्नोथेरेपिस्ट हमारे सबकॉन्शियस पे काम कर सकता है। बट अ सिंपल थिंग दैट हर इंसान को दिमाग में रखना चाहिए, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वी आर कॉन्शियस, बट बहुत सारी चीज अंदर से बाहर निकल आती हैं और जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, और जो चीज हम रिपीट करते हैं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है और एक ऑटो पायलट मोड में एक आदत, एक एडिक्शन नेचुरली बन जाता है वो, और जो आदत बन गया अब वो सबकॉन्शियस एफर्टलेसली उसको डिलीवर करता रहेगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, लेट्स से आपने बार बार कहा कि हम कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहे हैं, क्या इस मोमेंट पे हम सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेस कर रहे हैं? आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि हम हर वक्त लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे हम किसी एग्जाम से डील कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, नौकरी में हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम क्या चल रहा है, जो भी कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस से आ रहा है, सबकॉन्शियस से आ रहा है, और इन दोनों में से जहां से भी आ रहा है ये समझने की क्यों जरूरत है और इसको समझ के क्या होगा? हाउ इज दिस नॉलेज गोइंग टू हेल्प मी? फाइन, मैं समझ गई कि हाँ ये सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, बट हाउ इज इट ऑफ एनी रेलेवेंस टू मी? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्शियसली सबको पता है पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, बट क्या ये हो रहा है एवरी टाइम? नहीं, बिकॉज कुछ और अंदर जो दबा हुआ है वो नेचुरली बाहर आ रहा है। जैसे आपने कभी नोटिस किया रहेगा या ये एक्सपीरियंस भी किया रहेगा कि किसी एक रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा है और कोई इंसान बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज बहुत पॉजिटिवली पीसफुली बात करूंगा या बात करूंगी, बट थोड़े टाइम के बाद वो इंसान आके बोलता है मैंने तो सोच लिया था पॉजिटिव बट पता नहीं आई जस्ट लॉस्ट इट। नाउ कोई भी ये जो शब्द बोलता है, ये लाइन बोलता है आई जस्ट लॉस्ट इट, मतलब द क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू लूज? I just lost it मतलब I lost my conscious intention of being positive। तो अगर जब आप उसको लूज करते हो, what took over? आपका सबकॉन्शियस पैटर्न, जहां पे ऑलरेडी ये बिलीफ है कि ये इंसान सुधरेगा नहीं, हमारा झगड़ा ही होता है, हर बार होता रहा है, और वो सडनली टेक ओवर करता है और आपको लगता है कि सडनली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है, आपके दबे हुए इमोशंस बाहर आ गए। तो अगर आप कॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस को हील करते हो और प्रोग्राम करते हो, इमेजिन कीजिए किसी भी स्टेट पे नेचुरल स्टेट पॉजिटिव ही हो जाए। मैं सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, नेचुरली मैं पॉजिटिव हूं। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, नेचुरली मेरा माइंड सोल्यूशन की तरफ जाता है। नाउ दिस मींस आपने अपने सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम कर लिया कि प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन की तरफ नेचुरली देखो। तो बेसिकली जब आपके सामने कोई ट्रिगर आता है, कोई इवेंट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका माइंड सबकॉन्शियस से कुछ मेमोरीज पेनफुल एक्सेस करके ले आता है। Absolutely. तो अगर हम उस मेमोरी को हील करते हैं तो वहां पे कुछ है ही नहीं उठाने के लिए माइंड या फिर पॉजिटिव है जो अब आए। पॉजिटिव है, करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू। तो माइंड के पास कुछ पेन एसोसिएट करने को ही नहीं है उस इवेंट से, बट इट इज टू डिफिकल्ट।
if someone has gone through, let's say, a very traumatic experience, let's talk about physical abuse. किसी बच्चे के साथ childhood में physical abuse हो गया है, या किसी इंसान का कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है बचपन में, और उनके ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एसोसिएट कर लिया, एक मेमोरी बन गई है उस पेन की, उनको किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस में, क्लोज एनवायरनमेंट में, एक कमरे के अंदर तकलीफ होती है, राइट? तो फिर हीलिंग कहाँ से शुरू होती है, और हील करके हाउ डू यू नो दैट हीलिंग इज वर्किंग फॉर यू? मतलब कब आपको लगता है कि आप 100% हील हो गए हो? इज इट even possible for you to heal 100% from a very traumatic experience? Answer first. The clear answer is yes. Is it possible to heal from a very, very traumatic incident? Answer is yes. और हम बहुत सारे कहानियां भी सुनते हैं जहां पे men, women, children, they have gone through a lot of trauma, but आज वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं बहुत लोगों के लिए और उन ट्रॉमेटाइज्ड लोगों को हील कर रहे हैं. Now this is a classic. What is the percent? Sorry to cut you, but what is the percentage of people that really heal from their trauma? क्योंकि what distinction I want to give to my viewers here is, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्वर्जेशन में अपनी लाइफ को देख रहे होंगे. मैंने फिजिकल अब्यूज का ट्रॉमा लिया, किसी का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है. Seeing their parents go through a divorce, having a financial trauma, having a peer pressure, getting bullied, body shaming, किसी के कोई भी ट्रॉमास हो सकते हैं. 1000 कैटेगरीज है हमारे पास, राइट? तो जब वो इस कॉन्वर्जेशन को आपको और मेरी सुन रहे हैं और अपने ट्रॉमा को इस कॉन्वर्जेशन में देख रहे हैं, so I want to speak to them directly through you कि कितने लोगों का ट्रॉमा एक्चुअल हील हो जाता है. आप बात करो इंस्पिरेशन की, बट हाउ मेनी, let's say, these kind of inspiring stories do we have? What is the percentage? Like, अगर 10 लोगों में से एक इंसान हील होता है, तो what is the hope for those 9 people? Beautiful. सबसे पहला आंसर, and this is not a negative answer, सबसे पहला important answer है, it's a small percentage. A small percentage of people who actually heal, but इसके पीछे एक और जवाब है, it is a small percentage of people who actually go for healing also. हर कोई, मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस इमोशन को सप्रेस्ड करके दबा के रखते हैं. आपने बहुत जनों को आप देखा रहेगा और आप मिले भी रहेंगे जो आपको बोलेंगे मुझे इस बारे में बात ही नहीं करना है, या मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बारे में बात नहीं करना. इज ऑल्सो कॉमन. द अदर थिंग दैट हियर कॉमनली इज कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ही इज लाइक दिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. नाउ बहुत लोग ईगो या गुस्से में बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता. अगर सच्ची में फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स हीलिंग हो चुकी है. फर्क पड़ रहा है लेकिन मैं एग्री नहीं करना चाह रहा हूं, दैट मीन्स मैं उसको दबा के रख रहा हूं, बिकॉज मुझे आज भी डर लग रहा है उस चीज को बोलने के लिए. मेरे जो थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस है, मैं इतना बोल सकता हूं, जो लोग अटेम्प्ट करते हैं हील करने के लिए, वो परसेंटेज हमेशा हाई है. कितने लोग हील हो जाते हैं वो परसेंटेज कम है, बिकॉज लोगों ने ट्राई नहीं किया. कितने लोग आज एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कितने लोग टेक्निक्स को यूज करते हैं, कितने लोगों ने वो हीलिंग का मौका दिया है, दैट परसेंटेज इज वेरी लेस. अच्छा, इफ समवन हैज टू डीकॉम्प्लिकेट दिस होल हीलिंग थिंग, कि आपने थेरेपी की बात की, आपने हीलिंग के टूल्स की बात की, कितने लोग वो प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मुझे गुजरना है, और पहले मुझे कहीं से सीखना है, फिर मुझे कहीं पे अप्लाई करना है, फिर उसमें भी एक स्मॉल परसेंटेज है जिसका हो पाएगा. तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. अगर डीकॉम्प्लिकेट करना हो हीलिंग को, वेयर डज इट स्टार्ट? गिव मी अ वेरी स्पेसिफिक रूटीन, अ रिचुअल दैट आई कैन डू प्रॉब्ली एवरी डे टू काइंड ऑफ कैटलाइज माई हीलिंग. ठीक है, सबसे पहला चीज, जो भी इमोशन या एपिसोड को हील करने की जरूरत है, वो बार बार आपके लाइफ में आता जाएगा, विच मीन्स वो एक पैटर्न रिपीट होगा. जैसे हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमेटिक एपिसोड हुआ है और आज बार बार कुछ नहीं दोहरा रहा है, तो मुझे उसको हील करने के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. मुझे ये नहीं जानना. सिंप्लीफाई दैट मोर, गिव मी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई आके बोलता है कि मैं हर चीज सही कर रहा हूं बट बार बार मेरे लाइफ में फेलियर हो रहा है, मैं एक इंसान सही हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी करूं लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ सक्सेस आ नहीं रहा है, मैं फेल हो रहा हूं बार बार. अब ये एक इंडिकेट कर रहा है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपके लाइफ का जो फेलियर आ रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो मिसिंग है. ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि हमें
इस पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज हर प्रॉब्लम जो लाइफ का है, करंटली जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको कुछ सिखा रहा है. इट इज ट्राइंग टू But टेल यू समथिंग. उस प्रॉब्लम का कनेक्शन किसी और चीज से क्यों नहीं हो सकता? लाइक आपने कहा किसी को कुछ भी कर रहा है और वो पैसे नहीं कमा पा रहा है, तो वाई शुड दे थिंक अबाउट हीलिंग? वाई शुड दे नॉट थिंक अबाउट अपस्किलिंग देमसेल्व्स? वाई शुड दे नॉट थिंक अबाउट गिविंग देम मोर चांसेस? वाई शुड दे नॉट थिंक अबाउट कि मैं इस डायरेक्शन में मेरे से काम नहीं हो रहा है, लेट्स से मुझसे नौकरी नहीं हो रही तो मैं कोई बिजनेस कर लूं, या मेरा इस चीज का बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं कोई और तरीके का बिजनेस कर लूं? वाई शुड दे नॉट एक्सप्लोर दिस, रादर टॉक अबाउट हीलिंग? क्यों? सो सबसे पहले तो कोई भी हीलर के पास एक प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं. जैसे अगर मुझे आज पेट दुख रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू अ कोच, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, बिल्कुल नहीं. सो हीलिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया, जब ये शब्द मैं यूज करता हूँ हीलिंग, लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हीलिंग कैन बिगिन एज सिंपल विद अ कॉन्वर्जेशन. अगर हमारे बीच झगड़ा हो रहा है, इतना बोलना है कि चलो बैठ के बात करते हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बैठ के बात करते हैं, क्या हमें अलग करना है, इज ऑल्सो हीलिंग. हिप्नोथेरेपी की जरूरत नहीं है, रिग्रेशन की जरूरत नहीं है. बट जब अगर मैं बोलूं मुझे बात भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि अब मेरा तबीयत भी खराब हो रहा है, दैट मीन्स आप अपने कंट्रोल में नहीं हो. ऑफ कोर्स अगर कोई आके बोलता है कि बिजनेस चल नहीं रहा है, आई वुड नेवर से हीलिंग की जरूरत है. मैं बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी आप क्या अपना रहे हो, कुछ अलग ट्राई करके देखो. आज स्ट्रैटेजी जो चल नहीं रहा है, अलग स्ट्रैटेजी अपना के देखो. इवन दैट इज वन वे और द अदर थेरेप्यूटिक हीलिंग ओनली. अगर ये नहीं चल रहा है तो ऑल्टरनेट चेक करो. प्रॉब्लम तब आता है जब कोई आके बोलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हर चीज में मुझे ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस हो रही है, अब मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है. दिस इज वेयर आई टेल देम अब शायद डीपर जाने की जरूरत है. मेरा सलाह भी बहुत सिंपल ही रहेगा पहले, बिकॉज लाइफ को सिंपली रखना है. मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि हाउ डज वन आइडेंटिफाई फॉर देमसेल्व्स दैट दे नीड हीलिंग? वो ऐसा क्यों नहीं सोचे कि मैं मेरे को अपस्किल कर लूं, मैं मेरे ग्रूमिंग पे काम कर लूं, मैं मेरा पर्सनालिटी सुधार लूं, मैं मेरे थोड़े बिहेवियरिज्म ठीक कर लूं, मैं थोड़ी बातें अच्छी कर लूं, वो सब कर लूं जहां से मेरा प्रोफेशनल सक्सेस क्रिएट हो जाए, देन हीलिंग. मुझे कैसे मालूम चलेगा कि नहीं यार मेरा यहाँ से नहीं आ रहा है अपस्किलिंग इन इस डोमेन से, मेरा हीलिंग के स्पेस से प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे को हीलिंग के स्पेस से प्रॉब्लम है? सो सारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी आपने वर्ड्स यूज किए, इवन दैट इज हीलिंग. अगर मैं बोल रहा हूं कि अपस्केल करना है मुझे, दैट इज मूविंग फ्रॉम द करंट स्टेट टू अ सुपीरियर स्टेट. इन शॉर्ट, एक स्टेट से अगला ब्यूटीफुल स्टेट जाना इज नेचुरली हीलिंग योरसेल्फ इन वन वे और द अदर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, अगर एक जमीन है मेरे पास और बहुत फर्टाइल जमीन है, समझिए, लाइक सबकॉन्शियस माइंड बहुत फर्टाइल जमीन है, बट इस जमीन में राइट मैं बहुत सारे बीज डाल रहा हूं, जैसे कि मुझे पैसा चाहिए या हेल्थ चाहिए या रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, मैं बीज डालूंगा, लेकिन अगर बीज उग नहीं रहा है, कुछ भी करके उग नहीं रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या एग्जिस्टिंग वीड्स ऑलरेडी है उसमें, जो नए सीड्स को ग्रो करने के लिए नहीं दे रहा है. तो वो थोड़ा सा क्लेंजिंग वर्क इज ऑल्सो हीलिंग. बीज बोना इज ऑल्सो हीलिंग. अपने आप को ग्रूम करना इज ऑल्सो हीलिंग. सिंपल एफर्मेशन रिपीट करना इज ऑल्सो हीलिंग. जब आपको लग रहा है कि ये सिंपल टेक्निक से मेरा हो नहीं रहा है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, लोग कंपैरिजन में निकल जाते हैं. कई बार लोग बोलते हैं कि उसने तो सिंपल किया, उसका लाइफ बढ़िया हो गया, मैं तो वही सिंपल कर रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है. अब लोग फंस सकते हैं इंटरप्रिटेशन में कि मेरा तो बैड लक चल रहा है. रादर उनको समझना चाहिए कि आपको शायद और थोड़ा डीपर लेवल पे काम करना है, आपका भी सक्सेस होगा और बढ़िया हो सकता है. तो ये डीले जो है इज नॉट बैड लक, डीले इज अ इन्विटेशन कि आपको डीपर लेवल पे काम करना है. इस इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जो लोगों को चाहिए, बिकॉज आपको दिखेगा सेम चीज टेक्निक, जैसा हम बोलते हैं सेम वन साइज डजंट फिट ऑल. इसका क्या मतलब है? एक सिंपल टेक्निक 10 जनों को दे दो, 10 जनों को 10 डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरा मार्केटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन वो जो 9 है उनके लिए अगर वो नहीं चलता है वो टेक्निक, दैट डजंट मीन टेक्निक खराब है. इट ओनली मीन्स आपको और थोड़ा डीपर चेक करना पड़ेगा, मे बी कुछ और टेक्निक यूज करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस इज गोइंग टू हैपन, बट आपको वर्क करना पड़ेगा उस पर. Harish, I listen to some of the top brains in the world. मैं उनके conversations भी सुनती हूँ. मैं आपसे भी बात कर रही हूँ. You're also a very accomplished man yourself, है ना? I'm also a coach. और
जितने भी मैं टॉप नॉच परफॉर्मर्स को, टॉप ब्रेन्स को जानती हूँ, वो कितने सालों से थेरेपी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उनके मल्टी मिलियन बिजनेसेस हैं, वो खुद कोचेस हैं, वो लोगों को बेस्ट लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अगर मेल रॉबिन्स की बात करूं तो वो भी अपने थेरेपिस्ट को ऑफन कोट करती हैं, जबकि वो खुद 55 इयर्स ओल्ड हैं, इतने बड़ी हस्ती हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, एवरीथिंग इज अबाउट हीलिंग दैट शी प्रीचेस एंड ऑल दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क विद दिस क्वेश्चन इज कि हीलिंग खत्म कब होती है, मतलब हो कब जाती है, किसी की हो भी जाती है कि नहीं हो जाती, मतलब कितना टाइम लगता है हीलिंग के लिए? क्योंकि जो आज की डेट में लोग हमको सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चलिए हमने एस्टैब्लिश भी कर लिया कि हीलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दैट वन नीड्स टू लुक टूवर्ड्स, है ना। लोगों को अभी अवेयरनेस ही नहीं कि हीलिंग भी कुछ होती है, मुझे हीलिंग की जरूरत है। चलिए हमने वो एस्टैब्लिश भी कर दिया। इस द जर्नी विद इन पॉडकास्ट के अभी तक 160 प्लस एपिसोड्स हैं, तो वहाँ हमने बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है कि व्हाट इज द जर्नी विद इन, अंदर जानना खुद को क्यों जरूरी है, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या कॉन्शियस है, क्या सबकॉन्शियस है, वो समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी। वो उधर तक एस्टैब्लिश हो गया है। लेकिन अगर मेरा थेरेपिस्ट भी मुझे बोल रहा है कि मैं भी एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ और 25 साल से जा रहा हूँ, तो फिर what is the hope for me? Like I'm asking from an audience standpoint कि where does this healing end और कब तक करनी चाहिए? Beautiful. मैं एक अलग सा क्वेश्चन पूछूंगा पहले, ओके? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपको क्या लगता है लाइफ के प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी? आपका क्या जवाब रहेगा? स्टैंडर्ड जो सब कहते हैं, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, अप्स एंड डाउन्स हैं, राइट। सो अगर आप स्पिरिचुअली देखोगे, लाइफ का मतलब ही है लर्निंग एंड एवॉल्विंग। अब समझिए सब कुछ स्मूथ चल रहा है लाइफ में, हम लाइफ को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, इट्स स्मूथ, राइट? बट जब अप्स एंड डाउन्स आती है लाइफ में, इज व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइफ, व्हिच मींस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर इंट्रोड्यूसिंग यू टू समथिंग जो आप नॉर्मली नहीं सोचते, एंड व्हिच मींस हीलिंग और खुद पे काम करना इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब कौन पूछेगा कि कब तक हीलिंग करना है, जिनको ये मजा ही नहीं आ रहा है वो हीलिंग प्रोसेस में, या जिनको कोई रिजल्ट कॉज करना है। एग्जैक्टली या तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि ये जो खुद पे काम करना, राइट, ये कब खत्म होगा। लेट मी बी लिटिल मोर स्पेसिफिक देयर। लेट्स से किसी को अपना मनपसंद का पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से उनके रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, ट्रॉमा कॉज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनको समझ में आ गया कि मेरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ये भी चलो समझ में आ गया, चलो मैं इसको हील करने जाता हूँ, वो भी समझ में आ गया। somebody will go through the route of spirituality, somebody will go through therapy, somebody will go through something, अपने अपने 1000 टूल्स हैं अवेलेबल, उसके थ्रू जा रहा है वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उस काम के थ्रू भी जा रहा है, लेकिन उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है पार्टनर। तो उस इंसान की जो पेन पॉइंट है वो ये कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मैं 25 साल तक ये हील नहीं करते रह सकता हूँ, मुझे पार्टनर आज चाहिए, मेरी उम्र जा रही है, मुझे फैमिली बनाना है, मुझे ये करना है। एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू समबडीज करियर अपॉर्चुनिटी, जो भी डिफरेंट लोग देख रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में स्टक है, कोई करियर में स्टक है, कोई फिजिकल हेल्थ में स्टक है, कोई किसी फाइनेंशियल वेलबींग क्रिएट करने में स्टक है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में स्टक है, व्हाटएवर, लाइक फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का एक टाइमलाइन भी होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो ये कैसे समझ में आएगा कि कौन से टाइप ऑफ हीलिंग विल वर्क फॉर मी, या टाइम फ्रेम क्या है, मालूम कैसे चलेगा कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है हीलिंग में? अच्छा चलो मेरे को पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, मैं 2 साल से अपना हीलिंग कर रहा हूँ इन वन वे और द अदर, पार्टनर नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, पर ये कैसे साइन मिलेगा कि मेरा प्रोग्रेस तो हो रहा है कम से कम? और फॉर दैट आई कांट वेट फॉर 25 years। मैं यहाँ बैठ के एफर्मेशंस नहीं लिखने वाला हूँ 25 साल तक। मैं यहाँ बैठ के हीलिंग के जो भी टूल्स होते हैं, मेडिटेट करो, गोल्स क्लैरिटी बनाओ, वो सब भी हम बात करेंगे थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन। मैं वो सब 25 साल तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आज चाहिए। हाउ डू आई हील दैट? ठीक है, इसमें आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल मल्टीपल क्वेश्चंस भी होते हैं। आई विल अटेम्प्ट आंसरिंग ऑल ऑफ देम। आई थिंक माय ऑडियंस डजंट लाइक दैट, बट मुझे समझ नहीं आता है हाउ डू आई मेक अ सिंपल व्हाट हाउ क्वेश्चन। दैट्स गुड, बिकॉज एक क्वेश्चन और एक आंसर में ऑडियंस अपना पिकअप कर लेगा। जैसे आपने कभी नोटिस किया रहेगा, हॉरोस्कोप के बारे में कुछ न्यूज़पेपर में आता है, वो सेम पैराग्राफ सभी के लिए है, करेक्ट, बट हमारा माइंडसेट वो पिकअप कर लेता है जो हमें देखना है या सुनना है, हमारा सिचुएशन से वो वाइब कर जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपने एक बहुत पॉपुलर ओवर यूज स्टेटमेंट मोटिवेशनल सुना ही रहेगा, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सबसे बड़ा झूठ है।
ओके और मैं डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. नथिंग इज इम्पॉसिबल बोला जाता है एक इमोशन को लाने के लिए कि आप इस माइंडसेट से आगे जाओगे तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो जाएगा और पॉसिबल हो जाएगा. बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इज अ बिग लाई, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट अचीविंग सक्सेस एंड एम्ब्रेसिंग फेलियर्स. कुछ चीजें आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं होने वाली है. योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट कि ये फिलहाल नहीं हो रहा है एंड नहीं भी होगा तो भी बहुत कुछ और अच्छा हो सकता है, इस मास्टरी इन लाइफ. स्पिरिचुअली मैं बोलूंगा ये इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म में ये मास्टरी पाना पड़ेगा. बट देन इवेंचुअली वो स्टेट पे जाना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल आपने कभी नोटिस किया रहेगा एग्जाम्स में, आई डोंट नो अगर आप स्कूल डेज में टॉपर थी कि क्या थी. एंड मैं तो काफी टॉपर टाइप की रही हूँ. okay. मैं तो गुड गर्ल टेम्पलेट के सारे ही बॉक्स चेक किए हैं. Oh, wonderful. जो एक इंडियन पेरेंट को चाहिए होगा कि गुड गर्ल हो. वैलिडेशन उसके बाद भी 0 मिला लाइफ में और वहां से बड़े हजार ट्रॉमा आ गए और बहुत सारे ट्रबल्स आ गए. So वहाँ हीलिंग की जरूरत है for sure. That's why I'm on this path. Absolutely. That's why I came on this path. Absolutely. And of course, a lot of that is healed now. Like we're discussing, it's a process. Absolutely. But yeah, so I've been a good girl. So that means I've had possibly all kinds that of in place. all kinds In of place. trauma. All kinds of trauma in place. Because वो good girl हमें लगता है कि ऐसे रहेंगे तो बहुत कुछ हमें अच्छा मिलेगा, और मिलते सारे traumas ही हैं. Because you're constantly suppressing yourself to be that good girl, to Absolutely. fit yourself into that template, and Absolutely. it is going to constantly put you into not an authentic version of yourself. So I've lived that life, so I know what Wonderful. you're saying. Yeah. So now if I have to answer the question that you've asked, जैसे कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, टेक्निक भी ट्राई कर रहा है, एफर्मेशन भी ट्राई कर रहा है, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स जो अवेलेबल है सारे कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है. नाउ अब इस केस में फ्यू चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है. जैसे अगर मैं एग्जाम लिख रहा हूं, मैंने पढ़ा हुआ है, बट देन अभी सडनली मुझे याद नहीं आ रहा है. मैंने कहा आज सुबह ही पढ़ा था. अगर मैं और डेस्परेट हो जाता हूं, आंसर आसानी से आता है कि मुश्किल हो जाता है. और lot of people मुश्किल हो जाता है. सो द मोर डेस्परेट आई गेट कि क्या था कब आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू कम. और बहुत लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो तुरंत आ ही जाता है दिमाग में, बिकॉज नाउ यू आर इन अ पीसफुल स्टेट. सो पॉइंट नंबर 1, जब आप टेक्निक्स यूज कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप जितना ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो उतना ही मुश्किल हो जाता है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए. विच मीन्स ये एक बहुत ट्रिकी चीज हो जाता है कि मैं कोशिश तो कर रही हूं या कर रहा हूं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए, फिलहाल मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, और एक्चुअल सोल्यूशन ये है कि मैं उसके पीछे भागना बंद ही कर दूं फिलहाल. अब ये पॉसिबल कैसा होगा जब पूरी दुनिया आपको बोल रही है रिश्ता नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, उम्र हो गया दुनिया है. मेरे को लग रहा है कि मुझे रिश्ता चाहिए. एब्सोल्युटली. मैं लाइफ में कहीं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कंपेनियनशिप एक्सपीरियंस करना है, मुझे फैमिली बनानी है, ये सब है और हो नहीं रहा है. तभी क्या करेगा. सो इन दिस केस अगर आपको फिर भी मैनिफेस्ट करना है, दिस इज द टाइम. मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, बट यू हैव टू नाउ टेक्निक्स को जारी रखिए, बट यू हैव टू नाउ लुक एट अदर एरियाज ऑफ लाइफ विच आर गोइंग गुड. फॉर एग्जाम्पल, मेरा रिलेशनशिप सही नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरा हेल्थ ठीक ठाक चल रहा है, मेरा मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, मेरा करियर ठीक ठाक चल रहा है. दिस इज द टाइम जहां पे मुझे जो चल रहा है ठीक ठाक उस पे ग्रैटिट्यूड रख के उसको इंप्रूव करना है. तो क्या होगा, आई एम गेटिंग इनटू अ मच बेटर स्टेट. लेकिन लोगों के साथ क्या हो जाता है, और डेस्परेट हो जाते हैं. मैं जब कोचिंग करता हूं, लोग बोलते हैं हरीश जी ये सब तो ठीक है लेकिन, और लेकिन पे इतना एनर्जी चला जाता है कि जो अच्छा भी चल रहा है, इवन दैट स्टार्ट्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन वन वे और द अदर. टेल मी वन थिंग, how do I understand what is my indicator that I have healed or I have just given up? Yes. I'll give you a situation. जैसे आप ये सिचुएशन का बात किया हमने अभी कि रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने सारी तरह से कोशिश की, आपके सामने आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स भी आए, आपने बचपन में कुछ ट्रबल रिलेशनशिप्स देखे, वहाँ से आपके टेम्पलेट बन गए, आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, आपने खुद पे काम करना शुरू किया, आपने खुद के वो पार्ट्स को करेक्ट करना भी शुरू किया, राइट? कुछ टाइम गुजर गया है और अभी आप वो बात बोल रहे हो जो आपने कहा कि
अगर मेरी लाइफ में कोई है या कोई नहीं है बट आई एम एट पीस, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, राइट, कि इट डजंट मैटर टू मी एनी मोर, I am at peace. Where is that statement coming from? Is it coming from a healed state, which is accepting your reality, or is it coming from a state of just giving up? Beautiful. So आप जो बोल रहे हो कि अब मैं ठीक हूं, उससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस, आपका डायरेक्ट फीडबैक है. What does it mean? मैं जैसा बोलता हूं, ऑल इनकम्प्लीशंस ऑफ लाइफ विल फॉलो यू टिल द टाइम यू कंप्लीट इट, विच मीन्स अगर अभी भी हीलिंग बाकी है, सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पे वो आपको ट्रिगर वापस करेगा जरूर. एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, आई एम गेटिंग डेस्परेट, और भी मुश्किल हो रहा है. फाइनली मैं उस पर काम करता हूं और अब मैं ऐसा स्टेट पे आ चुका हूं जहां पे मुझे लगता है हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस टाइम पे आई विल बी टेस्टेड. सडनली कोई आएगा, एक हस्बैंड एंड वाइफ आके बोलेंगे हमारा सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या हरीश जी, हमारा रिलेशनशिप्स, बाकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो चलेगा, रिलेशनशिप्स लगता है हमें सबसे इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड, राइट. लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा बात बोलता है और मुझे सडनली लगता है लेकिन मेरे साथ, दैट मीन्स हीलिंग अभी तक हुई नहीं है, लेकिन कोई अगर अननोइंगली छेड़ भी देता है और आप फिर भी मुस्कुराते हो और आपका माइंड याद दिलाता है कि मेरा बाकी सब कुछ एरिया ऑफ लाइफ बढ़िया चल रहा है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ टोटल हीलिंग. विच मीन्स जब आप हीलिंग के प्रोसेस पे रहते हो, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको जरूर छेड़ेगा, आप ट्रिगर जरूर होंगे. इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी आप चेंज के तरफ जाते हो, यू विल ऑलवेज बी टेस्टेड, एग्जाम जरूर आएगा. I know a friend of mine, she had a very traumatic experience with her very long time boyfriend. They were supposed to get married, relationship of 11 years. She was almost in her mid 30s and they bought the clothes and everything. And तभी उनको मालूम चला कि उनका वो जो बॉयफ्रेंड था, 11 साल से जो उनका रिलेशनशिप पार्टनर था, वो उनके ऊपर चीट कर रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर. अभी शादी होने वाले 2-3 महीने में और उनको अभी मालूम चल रहा है ये. एंड नाउ शी हैज सडनली लाइफ में एक बहुत बड़ा शॉक आ गया, समझ नहीं आया क्या करूं. ऑफ कोर्स शी ब्रोक दैट रिलेशनशिप, लेकिन क्योंकि वो इतना लंबा रिलेशनशिप था और वो अपने मिड 30s में थी, उस शॉक से निकलने में टाइम लग गया. कुछ 1-2 इंस्टेंसेस फैमिली में हो गए, वहां से निकलने में टाइम लग गया. और उसके बाद जब आज और फिर एक वो स्टेज आ गया कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना लंबा रिलेशनशिप देखा जिसमें पेन 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 पेन. अब मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं. इस स्टेट में और 4-5-6 साल निकाल दे. अब आप 42, 43, 44 के हो गए हो. नाउ यू आर लाइक कि आई एम नॉट सो नम्ब एनी मोर. हाउ डू आई सॉल्व माई लाइफ देयर? सो ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि जो 7-8 साल उसमें गवा देते हैं, अगर वो इनसाइट हमको वही टाइम में आ जाए कि मुझे हीलिंग करना है और मुझे नम नहीं करना है, या मैं नम हो रहा हूं हमें पता नहीं होता, या मैं अनहील्ड हूं मुझे पता नहीं होता, तो हाउ विल आई नो दैट व्हाट इज हीलिंग, व्हाट इज नमनेस? ओके, सो पीपल हु हील, या जो उस पे काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी एपिसोड, स्पेशली नेगेटिव एपिसोड ऑफ लाइफ का कंक्लूजन आपका क्या है विल डिटरमाइन वेदर आप नंब हो रहे हो या सप्रेस कर रहे हो या हील कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया और अब आप बोलते हो मुझे रिलेशनशिप में घुसना ही नहीं है. दैट मीन्स आपका कंक्लूजन ये रहा है कि रिलेशनशिप खराब होते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसमें घुस के तकलीफ ही होने वाला है, आगे चल के पेन ही होने वाला है, मुझे अब रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी जिंदगी में कोई रहे या नहीं रहे. क्लियरली सप्रेशन, अनहील्ड, और आप घुसना ही नहीं चाहते उसमें. इट्स अ रिएक्शन. जैसा साइकोलॉजिकली हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में निकल चुके हो. बट हीलिंग प्रिडोमिनेंटली मीन्स आप उस एपिसोड को वापस देखते हो, क्यों हुआ, मैंने उसको महसूस जो किया, अब मेरा क्या कंक्लूजन है, और उस कंक्लूजन पे काम करना. जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि अब ये कंक्लूड करना कि मेरा एक रिलेशनशिप खराब रहा, एक जो इंसान मेरे लाइफ में आया वो खराब था, लेकिन रिलेशनशिप्स इन जनरल खराब नहीं है, मैं आगे और बढ़िया या किसी अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकती हूं, इस हीलिंग. अब वो हीलिंग जो नहीं करते हैं
और आगे चल के रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली प्रीवियस रिलेशनशिप जैसा ही आता है। इसीलिए एक अब्यूसिव रिलेशनशिप बार बार अब्यूसिव में क्यों चले जाते हैं? बिकॉज वो लोग ने सप्रेस किया, नंब किया, आगे जाते हैं, सिमिलर पैटर्न शुरू होता है। लेकिन अगर आपने उससे सीखा और कंक्लूजन आपका जेनेरिकली पॉजिटिव रहेगा, दैट इज इन वन वे और द अदर हीलिंग, विच मीन्स अब आप पुराने मेमोरीज को देख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, आपने उससे सीखा है। इट इज नो लॉन्गर क्रिएटिंग ट्रॉमा इन योर लाइफ। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ हीलिंग। मेरा खुद का लाइफ देखूंगा तो चाइल्डहुड में ट्रॉमेटिक मेमोरीज थे, मैंने अपने आप को नंब किया है, उस डायरेक्शन में देखना ही नहीं था। इवेंचुअली क्या हुआ, बॉडी में एलर्जीज हुए, हेल्थ इश्यूज होने लग गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। लेकिन जब वो मेमोरी को रिविजिट किया थेरेपिस्ट के पास जाके, उस चीज पे काम करना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग आई कि ये सारे एपिसोड्स के वजह से मैं आज मैंने हेल्प लिया और मैं बेहतर इंसान बन चुका हूं। अब नाउ इट इज हीलिंग एट वन लेवल। अब मैं यादों को दिमाग में रख भी सकता हूं, सोचूंगा तो भी दर्द नहीं है, मेमोरी बहुत क्लियर है, लेकिन इमोशनल फीलिंग इज नॉट पेन राइट नाउ। इट इज नाउ बीइंग थैंकफुल कि उसके वजह से अब बढ़िया हुआ है। सो इमोशनल फीलिंग उसकी ना पेन है ना नमनेस है, तो आप कह रहे हो उसकी इमोशनल फीलिंग इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड है, बट ये वक्त लगेगा, बिकॉज हर ट्रॉमा के लिए ग्रैटिट्यूड मुश्किल होगा। लेकिन उस ट्रॉमा से मैंने क्या सीखा, लर्निंग अगर आ जाता है, राइट जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हरीश जी मुझे मेरा पास्ट बुरा था, आई वांट टू फॉरगेट इट। आपने ये सुना रहेगा, पीपल वांट टू फॉरगेट द पास्ट, राइट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, यू कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट। फॉरगेटिंग द पास्ट का एक ही तरीका है, और वो है मेमोरी लॉस। डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, ब्रेन में इंजरी हो गया, उस जगह पे मेमोरी लॉस। दैट मीन्स पास्ट इज नॉट मेंट टू बी फॉरगॉटन, यू कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट, बट लेटिंग गो ऑफ द पास्ट इज नॉट फॉरगेटिंग द पास्ट। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट लॉजिकली, आप हीलिंग छोड़िए, हिप्नोसिस छोड़िए, थेरेपी छोड़िए, सारा मेथड छोड़िए, लॉजिकल डे टू डे स्टेप में लेटिंग गो ऑफ द पास्ट कैसा कर सकता है कोई? सिंपल चीज, सबसे पहले लर्न फ्रॉम द पास्ट, बिकॉज वो आपको कुछ सिखाया है, आपको दर्द दिया है, आपको एक प्रॉब्लम दिया था। तो क्या ये प्रॉब्लम वापस लाइफ में हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। मनी फेलियर हुआ, वापस हो सकता है, हो सकता है। रिलेशनशिप फेलियर हुआ, वापस हो सकता है, हो सकता है। हेल्थ खराब हुआ, वापस हो सकता है, हो सकता है। अब्यूज हुआ, वापस हो सकता है, 100% हो सकता है। तो मैं क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं उस प्रॉब्लम से, इज द फर्स्ट स्टेप। उसमें से जो सीख, बहुत लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या सीख सकता हूं, मुझे नहीं पता इस about letting go right now, ठीक है? एग्जैक्टली। You're breaking it down into सो नाउ simple इनटू steps. स्टेप्स। सबसे पहले व्हाट कैन आई लर्न? अगर आपका जवाब है मुझे नहीं पता, गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ कोच, मीट अ मेंटर। जैसा आप इतने साल से आपसे कनेक्ट करेंगे कि अब शोभा जी ये मेरे लाइफ में चल रहा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? लर्निंग बहुत जरूरी है। अब आप लिखिए लर्निंग क्या है। सेकेंड पॉइंट, लर्निंग को इंप्लीमेंट, जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट। सक्सेस हो सकता है, फेलियर बार बार हो सकता है, लेकिन फेलियर हुआ, वापस मैं क्या सीख सकता हूं? सो इन शॉर्ट, लर्न फ्रॉम द फेलियर, implement the learning, keep implementing till the time you achieve success, और जैसे ही सक्सेस आएगा आपका letting go of the past होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने पार्टनरशिप किया एक फ्रेंड के साथ बिजनेस के लिए, मैंने पैसा डाला, फ्रेंड ने भी पैसा डाला, कोई एग्रीमेंट नहीं किया क्योंकि वो बचपन का दोस्त है मेरा। और अब बिजनेस जब बढ़ जाता है, वो मुझे चीट करता है और सडनली सारा पैसा लेके निकल जाता है। आई एम फीलिंग डेवास्टेटेड, आई एम फीलिंग चीटेड, आई एम फीलिंग बिट्रेड। अब मेरा मन बोल सकता है आज से पार्टनरशिप करना ही नहीं है। मेरा मन ये भी बोल सकता है लोगों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मेरा मन ये भी बोल सकता है दोस्तों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। अब ये लर्निंग नहीं है, ये कंक्लूजन है। अब मैंने सप्रेस कर लिया, मैं बोल रहा हूं करना ही नहीं है। अब क्या होगा, लाइफ में बार बार पार्टनरशिप का मौका आते रहेगा, बिकॉज वो मुझे छेड़ रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है कि हीलिंग की जरूरत है। बट मुझे क्या करना है? आई गॉट चीटेड, मेरा पैसा डूबा, दोस्त स्पेशली खास बचपन का दोस्त ने चीट किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इसमें बहुत कुछ आ सकता है, बट एक सिंपल सा लर्निंग आएगा। कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लीगल एग्रीमेंट पहला करना जरूरी है। कुछ भी हो, अगर मैं इससे सीख सकता हूं
नेक्स्ट थिंग इस सीख को इंप्लीमेंट करना है, रादर देन सेइंग जिंदगी में मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पार्टनरशिप करना है लेकिन जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है। अब मैं नया पार्टनरशिप करता हूं, ऑल्दो थोड़ा डर लग रहा है लेकिन मेरा मन बोल रहा है मैंने सीख लिया है, अब ये लर्निंग को मैं नया पार्टनरशिप में इंप्लीमेंट करता हूं, एग्रीमेंट सही करता हूं, और जब ये पार्टनरशिप बढ़िया होता है, सक्सेस आना शुरू होता है, इज व्हेन आई कैन लुक बैक सेइंग चल वो दोस्त ने जो चीट किया है बहुत बुरा लगा लेकिन वो जो सीख दिया है ना, आज थोड़ा बढ़िया लाइफ में हुआ। अब आपका लेटिंग गो का प्रोसेस शुरू होता है। तभी तक लेटिंग गो नहीं हो सकता है। थेरोटिकली बोलेंगे लेट गो, थेरोटिकली बोलेंगे छोड़ ना, वो हो गया, लेकिन अगर इम्पैक्ट बुरा हुआ आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, सक्सेस होने तक करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट के साथ बैठिए, बट आएगा जरूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। अगर आपने सिर्फ खुद से ये भी पूछ लेते आप कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को इंप्रूव कैसा करता है, 90% लोग बोलते हैं प्रैक्टिस, पर वो ये नहीं समझते हैं कि प्रैक्टिस के पहले कुछ और आता है। बिकॉज अगर आप गलत शॉट प्रैक्टिस करोगे तो आप गलत शॉट में माहिर हो जाओगे। सो प्रैक्टिस के पहले आता है एनालिसिस। सो उस लेवल के स्पोर्ट्स पीपल भी अपने पुराने मैच को देखेंगे, सीखेंगे, कोच के साथ बैठेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो सीखते हैं वो ग्राउंड में प्रैक्टिस होता है, और बिकॉज वो प्रैक्टिस होता है आप अगले मैच में बेहतर हो जाते हैं। और यही चीज मैं करने के लिए बोल रहा हूं। आप अपना पूरा दिन का प्रीवियस, जो आपने पूरा दिन जो खेला है खेल, उसके बारे में एक इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। कभी कभार कोच के साथ बैठिए, ये देखिए कि क्या आपने अच्छा खेला, कहां पे आप आज आउट हुए, और आउट क्यों हुए, तो मुझे क्या अलग करना है और सीखना है। और जो सीखना है वहां पे ग्राउंड में प्रैक्टिस होता है, यहां पे मेंटल रिहर्सल प्रैक्टिस होता है, और जब आप अगले दिन जाओगे मैच पे, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होने ही वाला है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग देम टू डू। अगर विराट कोहली जो आज की डेट में इतने सारे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, इतना बेहतर खेलते हैं, हर शॉट उनको मालूम है, अगर आज भी कोच के साथ बैठना पड़ता है तो उसका मतलब हमको तो बैठना ही पड़ेगा 100%। 100%। और कोच के साथ बैठना ये नहीं है कि आप में कुछ खराबी है। जैसे इसीलिए मैं मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो मैं मेरे स्पिरिचुअल कोच या मेंटर के साथ बैठता हूँ। कभी कभार मेरे फेलो थेरेपिस्ट के साथ बोलता हूँ कि चल यार कुछ कर ले, बिकॉज आई नो कि प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है, आप फिर भी इसको यूज कर सकते हो। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार द कोच इज नॉट इवन एज गुड एज द प्लेयर, बट वो एक कोच पर्सपेक्टिव लेके आता है, एक अलग एंगल लेके आता है, बहुत जरूरी है। और ये लोग कर ही रहे हैं, बट अपने खुद के लाइफ में नहीं कर रहे। Now let's go on to building the life of their dreams. That's what is the aim of the podcast. अब हमने काफी टच पॉइंट्स दे दिए, टेकअवेज दे दिए, जहां से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या गड़बड़ चल रही है प्रोग्रामिंग में, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में। How does one build the life of their dreams? इसका मतलब भी क्या होता है लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स? इसमें 2-3 सवाल हैं। पहला, लाइफ ऑफ ड्रीम्स का मतलब क्या है? मतलब मेरे गोल्स कैसे मुझे बनाने चाहिए, है क्या? मैं गोल्स सोचता कहाँ से हूँ, क्या गोल्स मेरे लिए सही है? मतलब मैं आज गोल बना के बैठी हूँ कि मुझे एक मैराथन भागना है, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट कैन नॉट बी द गोल फॉर एवरीवन। मैं आज बना के बैठ जाऊँ मुझे आयरन मैन का ट्रॉफी लेके आना है, बट हाउ कैन दैट बी अ गोल फॉर एवरीवन? तो कैसे मालूम चलेगा कि सही गोल मेरे लिए क्या है? कैसे वो गोल सेट होंगे? ड्रीम लाइफ जब हम कहते हैं, हम क्या उससे मीन करते हैं? और वो ड्रीम लाइफ का जब हमें मतलब समझ में आएगा तभी तो हमें समझ में आएगा कि बनानी भी है कि नहीं बनानी है, कुछ और ड्रीम देखना है। सो बेसिकली हेल्प मी ब्रिंग क्लैरिटी टू ऑल ऑफ दिस दैट आई हैव आस्क्ड यू। ठीक है, सबसे पहले जब हम इस टाइप के शब्द यूज करते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ या ड्रीम लाइफ या ड्रीम गोल्स, राइट, और बहुत और शब्द हम यूज कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसा लगे कि ये सब सोचते से ही मुझे प्रेशर आ रहा है, सबसे पहला एडवाइस रहेगा ये सब सोचना बंद कर दे। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत लोगों को मिलोगे जो बोलेंगे कि मुझे अगला 25 साल भी दिख रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे यही करना है। बट मेरे सामने चेहरे आ रहे हैं जो लोग मेरे को ये बोलते हैं, और मैं कहती हूँ कि एब्सोल्युटली ऑल द बेस्ट। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग यही हैं जिनको लगता है कि यार मुझे खुद का पता ही नहीं है। और
मतलब इतना डिसहार्टनिंग होता है। मेरे सामने जो चेहरे आ रहे हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इतनी शेयर क्लैरिटी है और वो जो भी करते जा रहे हैं उस क्लैरिटी के लिए आई अपलॉड देम। मैं उनको जेन्युइन दिल से ऑल द बेस्ट कहती हूँ, बट मुझे ये भी दिखता है कि यार वो गड्ढा आगे है, बहुत गहरा है, एंड यू फील लाइक डेस्परेटली हेल्पिंग देम, बट राइट। शायद उनका टाइम नहीं आया अभी हेल्प होने का, हेल्प लेने का एंड ऑल ऑफ दैट। बट या एनीवे, प्लीज गो अहेड। सो इन दैट एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी एक फॉगी वेदर पे ड्राइव किया है? किया है, मैंने भी किया है। तो एक फॉगी वेदर में बहुत बार आगे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, शायद 200 मीटर भी दिखता नहीं, बट हम फिर भी आगे बढ़ सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट कदम। मुझे नहीं पता कि आगे क्या आ रहा है, बट मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। तो बहुत बार लाइफ में गोल्स, विजन की जब हम बात करते हैं, शायद मुझे दिख ही नहीं रहा है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा क्लियर नहीं है, अ बेटर वे ऑफ सेइंग इज फिलहाल क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, जनरलाइज करते हैं और वो फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। मेरा तो कभी भी क्लियर नहीं रहता है। दैट मीन्स आप आगे के भी बोल चुके हो, मेरा फिलहाल क्लियर नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जब भी लोग गोल्स की बात करते हैं, हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, गलत नहीं है, बिकॉज आज आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको गोल दिया जाता है, फ्यूचर का दिया जाता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बॉस आके बोलेगा ये चाहिए मुझे, अगला साल, अगला महीना, अगला क्वार्टर, व्हाटएवर आपको दिया जाता है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज फिलहाल प्रेजेंटली मुझे कैसा महसूस करना है। हाउ डू आई वॉन्ट टू लिव माई डे टू डे लाइफ। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के दिमाग में यही है कि एक बार वो होने के बाद फिर मैं ये बन जाऊंगा, एक बार प्रमोशन हो जाएगा फिर आई विल बी मोटिवेटेड। उनको ये नहीं पता है कि यू गॉट टू बी मोटिवेटेड, फिर प्रमोशन होता रहेगा। सो प्राइमरली लुकिंग एट करंटली मुझे क्या करना है। जैसा कोई बोलते हैं हरीश मुझे आगे का दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, फिलहाल क्या है, फिलहाल मैं एक एम्प्लॉय हूं, फिलहाल मैं एक फादर हूं, और फिलहाल मैं एक हस्बैंड हूं, बात खत्म हो जाती है। आपका गोल है हाउ कैन आई बी अ बेटर फादर, हाउ कैन आई बी अ बेटर एम्प्लॉय, हाउ कैन आई बी अ बेटर हस्बैंड। अगला एक कदम क्या हो सकता है, आप सिर्फ उस कदम पे जाइए और आपको पता चलेगा आपको ड्रीम लाइफ चेस करने की जरूरत नहीं है, ड्रीम लाइफ बनता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा, बिकॉज आप फिलहाल जो है उस पे देख रहे हो। सिमिलरली अगर आप वो इंसान हो जिसको क्लियरली पता है कि मुझे एक करोड़पति बनना है, अगले 3 साल में बनना है, एक एम्पायर क्रिएट करना है, परफेक्ट, बट उसके लिए भी आज जो इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस करते हुए आगे जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं जो लोग आज सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं वो कल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपने कहा आज पे फोकस करते हुए ही आगे जाना है। डेफिनेटली जिसका 3 करोड़ अगले 3 साल में कमाने का प्लान है वो आज पे फोकस कर रहा होगा, आज के अपने एक्शंस भी ले रहा होगा, बट कौन से कॉम्प्रोमाइजेस करना सही है अपने गोल के लिए और कौन से कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए। ब्यूटीफुल। जो आपने कहा कि एक गोल बना लो और उसके पीछे जाओ और एवरीडे उसके पीछे एक्शन लगाओ। अब जैसे मेरा करोड़ रुपए कमाने का 3 साल में गोल है, तो मुझे कुछ चीजें लगेंगी। एक सर्टन तरीके से काम करना पड़ेगा, एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे, सर्टन लेवल ऑफ डेलीगेशन करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, कंपनी पूरा स्ट्रक्चर जो भी XYZ जिसके लिए जो भी हो सकता है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। जब गोल की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है तब कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हो, मोस्ट ऑफ अस। जिसमें मैंने देखा है लोगों के फिजिकल ब्रेकडाउन होते हुए कि करोड़पति तो बन गए लेकिन हेल्थ की बैंड बज गई, और ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, और करोड़पति बन गए लेकिन फैमिली लाइफ डिस्टॉर्ट हो गया। जरूर। करोड़पति बन गए लेकिन कुछ और एरिया में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया कि वो करोड़पति होने की फीलिंग में अगर मेरे को 10 नंबर की हैप्पीनेस मिलनी थी तो यहाँ पे मुझे 150 नंबर का सौरव मिल गया। तो ओवरऑल फीलिंग बिल्कुल ही संकन होगी लाइफ में, और ऐसा लगा कि मैंने तो वो ही किया, where did I go wrong? So tell me what should one compromise on, what should not one compromise on? और अगर compromise करने के बिना गोल ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या गोल को मैं शिफ्ट करते रहूं? What is the solve here? Beautiful. So सबसे पहला चीज, मैं कोई भी एरिया ऑफ लाइफ की बात करूं, एट द एंड ऑफ द डे हर एरिया ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड विद मी। तो अगर मैं प्रोफेशनली चैंपियन बनना चाहता हूं, राइट, या हेल्थ पे करना चाहता हूं, या रिलेशनशिप पे मास्टरी पानी है, वॉट एवर इट इज, दे ऑल आर कनेक्टेड विथ मी इन वन वे और द अदर, विच मीन्स प्रोग्रेस इन लाइफ शुड ऑलवेज हैपन कीपिंग इन माइंड प्रोग्रेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अब बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि हरीश सब कुछ पॉसिबल नहीं है,
और यही बिकॉज लोगों ने महसूस किया है कि आप एक चीज के पीछे जाओगे दूसरा कॉम्प्रोमाइज होता ही है, या इसके पीछे जाओगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, इन माई ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, अडेप्ट करने की जरूरत है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? विच मीन्स अगर मैं एक शिद्दत के साथ एक बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, डेफिनेटली मेरा फैमिली टाइम जितना पहला देता था वो कम होने वाला है क्वांटिटी पे। अब ये कॉम्प्रोमाइज कब होगा कि क्वांटिटी भी कम हो रही है और क्वालिटी भी कम हो रही है, अब ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन अगर मेरी क्वांटिटी कम हो रही है बिकॉज मैं किसी एरिया में चैंपियन बनना चाह रहा हूं, लेकिन क्वालिटी मेरा और इंटेंसिफाई कर रहा हूं, इट इज नो लॉन्गर अ कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैं महीने में 15 से 20 दिन ट्रैवल करता हूं, तो मेरा जो टाइम है फैमिली के साथ बहुत कम है। अब मुझे लग सकता है कि मेरा फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन मेरा मन बोल रहा है एक बिगर पर्पस है। लेकिन जो टाइम मिलता है उसमें भी अगर मैं लड़ाई करूं, आर्ग्यूमेंट करूं, फोन पे भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं मेरे बच्चे को या मेरा स्पाउस के साथ, अब हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरी क्वांटिटी कम हो गई है लेकिन मैं क्वालिटी बढ़िया दूंगा, अब मेरा काम पे 10-10 घंटा जा रहा है क्योंकि मुझे लीडर बनना है, प्रमोट होना है, लेकिन शाम का 15 मिनट मेरे बच्चे के साथ मैं इस तरीके से खेलता हूं, बच्चे को लगता है पापा मुझे और चाहिए, मतलब आप क्वालिटी को इंटेंसिफाई कर रहे हो। तो आप अडेप्ट जरूर कर रहे हो लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं एक और चीज करता हूं बहुत बार, आई थिंक कि अगर लाइफ ऐसा ही चलता गया और मैं मेरे लाइफ के आखिरी दिन पे पहुंचता हूं, सो टाइमलाइन पे कभी विजुअलाइज करके देखिए कि आपका आखिरी दिन चल रहा है, लुक बैक एट योर एंटायर लाइफ एंड आस्क वुड दिस बी ब्यूटिफुल। आपको इस वक्त लग रहा है कि नहीं मुझे वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, अगर ऐसा थोड़ा भी ख्याल आए, दैट मीन्स कम बैक टू द करंट टाइम एंड मेक इमीडिएट चेंजेस। बिकॉज थेरेपी करते वक्त कितनी बार हुआ है कि लोग जैसे करोड़पति है फिर बोलते हैं लेकिन आज मैं देखूं तो कमा के क्या फायदा। ये तब होता है जब आप एक ऑटो पायलट में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो और फिर लगता है कि यार बहुत कुछ खो लिया है। लेकिन वंस अगेन कमिंग बैक, आप रेगुलरली इंट्रोस्पेक्ट करो, कभी कभार ये सोचो कि लास्ट डे ऑफ द लाइफ आप क्या करेक्ट करना चाहोगे। अगर लग रहा है कि मुझे और थोड़ा वक्त मेरे माँ बाप के साथ बिताना था, आज अगर है आज बिताओ, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा आज बिताओ, राइट? एंड दैट बिकॉज वी डोंट नो कब खत्म होने वाला है ये जर्नी, बट इफ यू कैन मेक दोस करेक्शंस टुडे, that's important. Now, moving on to the next conversation, Harish, you know, in this whole podcast, हमने इतनी सारी बातें कर ली और इतनी important takeaways दे दिए हैं कि बहुत सारी टाइम तो मुझे लग रहा है कि पेन और पेपर लेके लिखना चाहिए, तो उसमें से और सवाल निकलेंगे, बातों से और बातें निकलेंगी, एंड दैट वी कैन डू ऑन एंड ऑन बिकॉज बोथ ऑफ अस समवेयर वर्क इन द सिमिलर स्पेस। Absolutely. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। दिस ईयर 2025 इज नाउ एंडिंग, 2026 आ रहा है, तो ये लास्ट के जो दिन बचे हैं गिने चुने, लोग क्या करें कि उनका जो अगला साल है उसका एक्सपीरियंस बीते हुए सभी सालों से बेटर हो। लिस्ट डाउन 2-3-4 टेम्पलेट्स, फॉर्मेट्स, distinctions for me in a very succinct manner. Beautiful. तो सबसे पहले लोगों को हमेशा ये दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोई भी चीज का बढ़िया बिगिनिंग चाहिए तो उतना ही बढ़िया क्लोजर चाहिए। इसीलिए आपने देखा रहेगा कि कुछ रिलीजन में, राइट, हमेशा मरने के टाइम पे शांति से मर बोलते हैं, यहां जाके करो, पाप धो के मरो। एंड उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि आपका क्लोजर अगर बढ़िया रहेगा तो आपका नेक्स्ट बिगिनिंग बढ़िया रहेगा। Now the point is this should not be only for a lifetime, it should be for a year also, a month also, if possible a day also. जिस दिन every moment हो गया then you are the Buddha, right? But the point is that इसीलिए वो introspection every moment का बढ़िया closure के लिए जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आपका अगला beginning is predicted by the previous closure. बिकॉज आपका क्लोजर डिटरमाइंस आपका बिगिनिंग। तो यहां पे अगर किसी को भी लगता है कि 2025 बहुत मुश्किल था, अब अच्छा हुआ खत्म हो रहा है, आई एम वेटिंग फॉर द न्यू ईयर, मैं ब्लंटली बोलूंगा न्यू ईयर भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, बिकॉज जो इनकम्प्लीट था वो कैरी ऑन रहेगा। विच मीन्स अगर आपको 2026 हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ईयर ऑफ द लाइफ, आई वॉन्ट 2025 कंक्लूजन टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंक्लूजन। विच मीन्स भले ही आपका 2025 ऐसा रहा हो,
एक रोलर कोस्टर की तरह, बट आपका एबिलिटी टू से मजा आया, व्हाट अ राइड। बिकॉज रोलर कोस्टर के बाद ही हम बोलते हैं वाटर राइड, फ्लैट लाइन में कभी नहीं बोलते हैं वाटर राइड। उसके लिए चाहिए कंक्लूजन। सो किसी को भी चाहिए कि 2026 बढ़िया चाहिए, दो चीज करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वीड्स को निकालना है और उसके पीछे लिखना शुरू कीजिए अभी से ही कि पूरे साल में अभी तक क्या क्या बढ़िया चीजें हुई। मैं एक सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं लाइफ में, एंड दैट इज नेवर आस्क बिफोर यू थैंक फर्स्ट देन आस्क। ये प्रेयर में भी अपनाओ, डिस्कशन में भी अपनाओ, अपने बच्चे के साथ डिस्कशन में भी अपनाओ, हर चीज में लाइफ में अपनाओ, फर्स्ट थैंक्स। और 2025 में अभी तक जितना अच्छा एपिसोड हुआ, एज सिंपल एज, मुझे आज भी याद है कि वो खाना खाने गया था, इतना बढ़िया था कि मजा आ गया, आज भी स्वाद मुंह में है। लिखिए, इट डजंट मैटर, वो पैसा से रिलेटेड नहीं है, करियर से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी लिखिए बिकॉज वो मेमोरी इतना अच्छा है। तो राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर इन 2025। फिर लिखिए 2025 में कहां कहां आपको एपिसोड ने हिलाया है, जोल्ट किया है, एक वॉशिंग मशीन की तरह घुमाया है, बट आप दिमाग में रखो बाहर जो निकलेगा 2026 वो एकदम क्लीन धुला हुआ निकल, एक नया वर्जन निकलने वाला है। तो विच मीन्स पूरा 2025 में व्हाट वाज पेनफुल, व्हाट वाज डिफिकल्ट, व्हाट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग या व्हाट इज स्टिल चैलेंजिंग, उसको लिखिए। और जो हमने टेम्पलेट दिया है, व्हाट कैन आई लर्न from it, how can I implement the learning, now visualize, implement the learning and envision a beautiful thing, and start saying I'm extremely grateful for 2025 for the beautiful moments and the extremely challenging moments, knowing यहां से जब मैं निकलूंगा 2026 में बढ़िया होगा, and start saying advance thank you for 2026। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं 2026 को इस तरीके से देखो जैसे कि हम Amazon में ऑर्डर करते हैं, सबने किया होगा। जब आप Amazon में ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि प्रोडक्ट आ रही है, आया नहीं है, बट मैसेज में आता है इट इज ऑन द वे। आप इस तरीके से देखो कि 2026 इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ईयर एंड इट इज ऑन द वे, मतलब आने ही वाला है, गारंटी आएगा, बट यू नो सर्टेनली आएगा जरूर। स्टार्ट सी, नोबडी सीन द फ्यूचर। हम जो भी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे इट इज इमेजिनेशन ओनली, और इमेजिन करना ही है तो लेट अस इमेजिन द बेस्ट। लेकिन जो लोग पास्ट से सीखते नहीं है, दे लुक एट द फ्यूचर लाइक द पास्ट ओनली, बट जो सीखते हैं दे आर एबल टू लुक एट द फ्यूचर बेटर देन द पास्ट बिकॉज दे हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट, एंड व्हेन दे डू इट you actually welcome 2026 to be one of the most phenomenal years. Which goes on to mean that you can truly create the year, the life, 100%. the डेस्टिनी दैट यू इन्विजन फॉर योर सेल्फ, वो आप सब क्रिएट कर सकते हो, बट आपके जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस पैटर्न्स हैं उनको समझना, उन पे इंट्रोस्पेक्ट करना, उसको लिखना, थैंक करना, पहले ग्रेटफुल होना, और सब चीज़ों का एक होलिस्टिक परव्यू बनाना, जो भी हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया, वो करने से आप जेन्युइनली क्रिएट कर सकते हो जो आप क्रिएट करना चाहते हो। और आपकी लाइफ आप जैसी भी है, अगर आप इस चीज़ को उल्टा समझे तो ये होगा कि जैसी भी आज की आपकी लाइफ है वो आपकी ही क्रिएट की हुई है। 100%. तो जब भी आप वो समझ जाते हो, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो फिर आप वो भी क्रिएट कर सकते हो जो अच्छा हो सकता है। इट्स लाइक अ क्ले, बच्चे खेलते हैं क्ले से, कुछ भी बनाते हैं, 100%. है ना। जब भी उनको लगता है कि कुछ खराब बन जाता है, तो आप उसको किसी भी चीज़ पे ब्लेम करना चाहते हो या नहीं आता या व्हाटएवर। जब आप देखते हो क्ले से कुछ बहुत सुंदर भी बन सकता है, जब आपको ये समझ आ जाती है कि खराब भी मैंने बनाया क्योंकि मेरे पास शायद स्किल नहीं है, स्किल होगा तो सुंदर भी बन जाएगा, इसी क्ले से बनेगा और मेरे हाथों से ही बनेगा, कोई तीसरा चीज नहीं है इसके बीच में। तो जब आप वो समझ जाते हो तो इट इज, एंड लाइफ इज एज सिंपल एज दिस एग्जाम्पल इज। 100%. And another thing, when you're ready for a बढ़िया thing, be ready for a बढ़िया problem also. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैं बहुत मीठा खाता हूं, मुझे आज कल से मिठाई बंद, मैं गारंटी देता हूं अगले कुछ दिनों के लिए आपको हर जगह मिठाई की दुकान दिखेगी, लोग आपको गिफ्ट भी करेंगे, बिकॉज जब आप रेडी हो जाते हो फॉर अ बिगर सक्सेस, लाइफ आपको टेस्ट करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो प्रॉब्लम का। आप कभी भी बोलो अगला साल मैं बहुत पीसफुल बनने वाला हूं, आपको ऐसे ऐसे लोग दिए जाएंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा इरिटेट करेंगे, बिकॉज तब जाके आप अपना पीसफुल स्टेट को प्रूव कर पाओगे। सो 2026 को बढ़िया बनाना है, बढ़िया टेस्टिंग फेज भी आएगा, बट जब तक आपको पता है, इट्स लाइक
आजकल तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं, आपने भी किया रहेगा, और आजकल तो टर्बुलेंस कहीं ना कहीं होता ही अरे है, बाप रे। लाइट मॉडरेट हैवी। अब मुझे एक बात बताइए, फ्लाइट अगर जा रही है और टर्बुलेंस चालू होता है, सेम फ्लाइट, सारे अंदर बैठे हैं, आपके हिसाब से कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग अनकंफर्टेबल, कुछ लोग वेरी कंफर्टेबल, आपके हिसाब से सबसे कंफर्टेबल कौन हो सकता है फ्लाइट में? यू टेल मी, जो मिडिल में बैठे हैं, जो डू यू एग्री इफ आई से पायलट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, And the दैट only पर्सन reason is because the pilot knows कि ये बाहर का storm कितना भी हो, मेरा प्लेन इसको हैंडल करने के लिए रेडी है, जितना हिल रहा है ये उसको तोड़ ही नहीं सकता है। इस लेवल ऑफ सर्टेनिटी से आप 2026 में जाइए, बिकॉज आपको वो डरा हुआ पैसेंजर बन के 2026 में नहीं जाना है, आपको ये पायलट बन के जाना है कि जितना भी टर्बुलेंस भी आए, मेरा जो फ्लाइट है इट इज बिल्ट फॉर द टर्बुलेंस। आप इस सर्टेनिटी के साथ टेकिंग दैट कंट्रोल जब आप जाओगे 2026 में, अगर आप हिल भी जाते हो, आप मुस्कुराओगे, बोलोगे कि मेरा जो ये जो बॉडी है, ये माइंड है, इस टर्बुलेंस के लिए तो बना ही है, तो आप घबराओगे नहीं, एंड नाउ यू आर इन अ ब्यूटीफुल स्टेट टू हैंडल इट। wonderfully concluded. And now going to the last question that I ask all of my guests, and that is their definition of success. Give me a template of how you see success as. Predominantly मेरे लिए success is a current emotional state, because success is not something that you achieve, it is something that you feel at this point in time. जैसे मेरे लिए, अब ये theoretical नहीं है, मैं मेरे सारे clients को बोलता हूँ कि सुबह जब आपकी आंख खुलती है, the biggest unparalleled success is आप जिंदा हो। और मैं ये डराने के लिए नहीं बोलता हूं, अगर आप अभी भी गूगल करोगे, गूगल बोलता है हर रात को 2 से 3 लाख लोग, कहानी खत्म हो जाती है। और स्पिरिचुअली आई टेल पीपल, सुबह जब आंख खुलती है, अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, द एंटायर यूनिवर्स इज टेलिंग यू आई एम विथ यू। कैसे पता है? प्रूफ इज जिंदा हूं, एंड इफ द एंटायर यूनिवर्स इज विथ मी व्हेन आई ओपन माय आईज, I am beginning with the biggest success of my day, and that is जिंदा हूं, which means every day I am successful to the last day of my life, and when I anchor it that the universe is with me, मेरा आज दिन तो बढ़िया जाएगा, और बढ़िया नहीं गया तो कुछ सिखा के गया है, और शाम को 10 मिनट में सीख लूंगा, और अगला दिन आंख खुलेगा, मतलब यूनिवर्स बोल रहा है जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने का मौका दे रहा हूं, इससे बढ़िया और क्या सक्सेस हो सकता है। वाओ, क्रिस्टल क्लियर, कोई भी एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन उसमें नहीं है। बहुत क्लियरली आपने डिफाइन किया व्हाट सक्सेस इज। और लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि हम तकरीबन 160-170 एपिसोड्स कर चुके हैं, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास 160-170 डेफिनेशंस है सक्सेस के। हर इंसान अलग अलग तरीके से देखे जाता है, और जब कोई एक व्यूअर इस अपनी स्क्रीन के पीछे बैठकर ये कॉन्वर्जेशन सुन रहा है या देख रहा है, तो उसको एक सर्टेन उसका आइडिया ऑफ सक्सेस है, जैसे आपका, जैसे मेरा है, और उसको लगता है हमें अपना आइडिया इतना हैवी लोडेड लगता है और हमें लगता है यही सक्सेस है। पर जब हम ऐसे 160-170 लोगों की जो कि अचीवर्स है अपनी लाइफ में सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है नहीं है, सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है, सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है, सक्सेस का मतलब वो भी हो सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी है सक्सेस एक, और वो कई तरीके से पॉसिबल हो सकती है। तो आपके लिए जैसे आप पॉसिबल कराना चाहते हो, और जो आप मेंटेनिंग योर पीस ऑफ माइंड, मेंटेनिंग योर अदर गोल्स, योर आपने कहा होलिस्टिकली बिल्ड करो लाइफ को, वो सब प्रिंसिपल्स के साथ जो क्रिएट कर सकते हो, जो डिफाइन कर सकते हो, दैट इज योर बेस्ट फिट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। दैट इज व्हाट आई वांट टू लीव पीपल विद। ऑन दैट नोट, थैंक यू हरीश फॉर टेकिंग आवर टाइम, जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। नमस्ते। एंड टू द व्यूअर्स, आई एम श्योर आज के इस एपिसोड में आपने बहुत 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 कुछ सीखा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपने अपनी लाइफ को देखा होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए जो चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगी, या अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि मैं हर सवाल का पर्सनली वहाँ पे लिख के जवाब ना दे पाऊँ, बट प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड दैट मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट को कई बार 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 भी पढ़ती हूँ। यू हैव टू गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग रोप, क्योंकि मेरी लाइफ में भी खुद बहुत कुछ चल रहा है, जस्ट बिकम अ मदर, तो मेरे पास शायद उतना वक्त नहीं होता कि मैं हर किसी को पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ जो मैं पहले किया करती थी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए हैं, all of that, nothing to do with that, it just has to do with the timing of my life. तो शायद मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, बट यू
बी वेरी श्योर कि आपका हर एक सजेशन, हर एक फीडबैक लिया जा रहा है और अगले एपिसोड में उसके हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई थीम, कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जा रहा है। अगर आपको इस कॉन्वर्जेशन से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दिस कॉन्वर्जेशन कैन गिव होप टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फीलिंग होपलेस। जो लोग अनहील्ड हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है, कंफ्यूज्ड है लेकिन पता नहीं है, या पता है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कन्फ्यूजन का क्या करूं। जैसे कि हरीश जी ने भी कहा था इस कॉन्वर्जेशन में कि ये कॉन्वर्जेशन कुड बी हीलिंग फॉर समवन, एंड आई फील कि बातें ही तो हैं, उसके अलावा क्या है। आप थेरेपी में भी जाइए, कोच के साथ भी जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कॉन्वर्जेशन। सो डू स्प्रेड दिस कॉन्वर्जेशन with your friends and family. Support the channel, subscribe to the channel, press the bell icon, and I'll see you in the next podcast. Namaste.